इन्होंने जितना भी खजाना था इसका महाराजा रंजीत सिंह का, उसको लूट के जम्मू पहुंचा दिया। चंदा चंदा कौर उसका नाम था। उसके साथ उसका ज्यादा ताल्लुक वास्ता था। वो काफी उसकी चहेती बीवी थी जो रह गई थी, बेवा बन गई थी। उसका एक सॉरी गुलाब सिंह की तरफ से लखपत सिंह जो था वो इसका जनरल था और वो मारा गया। अच्छा उसके बाद औरत थी और उसको गुलाब सिंह ने अपने झांसे में फंसा लिया था कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर ऑल वेल। पिछले एपिसोड में हम सिखों की हुकूमत के तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच गए थे कि सिखों की हुकूमत यहाँ ख़त्म कैसे हुई और ये अंग्रेज़ यहाँ कैसे दाखिल हुए। उसके बाद ये डोगरा ख़ानदान के पास कश्मीर कैसे गया, इस हद तक पहुंच गए। कैसे नहीं गए भाई, उस हद तक पहुंच गए थे कि वो डोगरा ख़ानदान के पास हो गया। ये सारी चीज़ें वकूफ़ पज़ीर कैसी हुई, डोगरे मतलब सिखों से अंग्रेज़ों के पास कैसे गया, अंग्रेज़ों से डोगरों के पास कैसे गया, और फिर डोगरे क्या थे, मतलब उनकी हुकूमत क्या थी, वो तो फिर अगले 2-3 एपिसोड्स में आएगा। लेकिन आज की जो बात हमारी बात होगी वो 2 चीज़ों पे होगी। एक तो ये होगी कि सिखों के हाथ से कश्मीर की हुकूमत गई कैसे, एक बात। दूसरी बात ये कि ये फिर सिखों के हाथ से जाके अंग्रेज़ों के पास कैसी चली गई। तीसरी बात ये होगी कि पिछली बार जो हमारा एपिसोड था तो कुछ लोगों ने उसमें सवालात भी किए थे। 4-5 सवालात मेरे पास ऐसे हैं जो मैंने नोट किए हैं। ये इंशाअल्लाह ताला इस एपिसोड के आखिर में मैं बयान करूंगा आपके साथ। तो आज के बाद मैं ये करना चाहता हूँ कि मैंने पिछली किस्तों में बयान कर दिया था कि ये कश्मीर जो था, ये राजा रंजीत सिंह जो था, उसका पंजाब का जो हुक्मरान था, ये उसने इस पे कब्जा करवाया था। और इस उसका कब्जा जो था वो महाराजा गुलाब सिंह के जरिए हुआ था। महाराजा गुलाम सिंह क्योंकि ऑलरेडी उसको जागीर दे दी गई थी जम्मू की, और उसने जम्मू की जागीरदार की हैसियत से आसपास के जम्मू के जितने इलाके थे उन इलाकों पे उनको फतह कर पे कब्जा कर लिया था। बल्कि गिलगित और लद्दाख तक भी पहुंच गया था। वो बहुत सारे इलाके उसने वहां के भी हासिल कर लिए थे। तो यहाँ उसके बाद जब हम वो ले लिए थे तो कश्मीर में कश्मीर को रणजीत सिंह ने इसके जरिए फतह किया। ये उस वक्त तक अपनी हुकूमत असर्ट नहीं करता था, सिर्फ जागीरदार के तौर पे या उसकी तरफ से एक आप समझ लें एक रूलर की तरफ से वहाँ था। उसके इलाकों में इलाके सारे रंजीत सिंह के थे, लेकिन हुकूमत इसके पास ही करता था। तो ये कश्मीर का हुकूमत जो है ये भी उसने रंजीत सिंह की खातर इसमें उसको फतह की और रंजीत सिंह की हुक्मरानी में दे दी। गो कि उसको फतह गुलाब सिंह ने किया था, और गुलाब सिंह की फतह करने के बाद ये सिखों के पास चले गए। सिख इसकी हुक्मरानी करते थे। तो इसमें उस जिसको से ये कश्मीर इसके कब्जे में आ गया तो इसने देखा कि भाई मैंने आसपास के तो सारे इलाके कब्जा कर लिए हैं, जम्मू के सारे इलाके मेरे पास होंगे। पुंछ उससे पहले कोई 1842 में 1942 या 1940 के दौरान इसके पास सारा वो आ गया था। वो कि पहले जागीर के तौर पे तो पहले मिल गया था, लेकिन फतह उससे बाद में पूंछ का इलाका भी कर लिया, वो भी अपने कब्जे में रख लिया। वो भी उस पासे से भी आ गए, लद्दाख के पासे से भी आ गए, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी आ गए। इसने हर तरफ से घेर रखा था। दरमियान में सिर्फ एक स्पॉट रह गया था जो वेली, जो मतलब है जो वाकई रियासत जम्मू कश्मीर का ताज बन गई थी, बल्कि पूरी हिंदुस्तान का ताज थी वो। तो वो अब तो मेरा मुल्क तो मुकम्मल हो गया, मेरी कामयाबी हो गई, तो मैंने एक मुल्क हासिल कर लिया। तो उसके दिल में एक मुमकिन है पहले से था उसके दिल में होता, लेकिन उस वक्त तो उसके एक खटके मेरे बात तो भाई मैं भी इस इलाके का बादशाह बन सकता हूँ, जो एक कम्पैक्ट जोग्राफिकल यूनिट बन गया जिसको रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये फिर उसके जहन में ये प्लान पकता रहा, गुलाब सिंह के जहन में, कि भाई इसको मेटीरियलाइज में कैसे करूँ। अंग्रेजों ने जब मुगलों से हुकूमत छीन ली तो उनके आस्ता आस्ता उसकी हुक्मरानी जो थी वो दरियाए सतलज तक पहुंच आई थी। और दरियाए सतलुज पे पहुंचने के बाद वो अपने हाल कर गई। कोई दरिया था एक कुदरती, उनको एक लाइन बन गई थी, उस लाइन को उनको अपहोल्ड करना था। दूसरे पासे पंजाब की हुकूमत थी, रणजीत सिंह की हुकूमत थी। तो ये 1809 में ना 1809 उसमें इनका सिखों का और डोगरों का आपस में एक माहिदा हुआ। उसको माहिदा लाहौर कहते हैं। उस सॉरी माहिदा अमृतसर उसको कहते हैं। ये 2 माहिदा अमृतसर थे। एक माहिदा अमृतसर 1846 का है, दूसरा माहिदा 1809 का है। 1809 के तहत एक माहिदा इनके दरमियान हुआ, अंग्रेजों के दरमियान और सिखों के दरमियान, कि सतलुज के उस पार का जो हिस्सा होगा
वो अंग्रेजों का इलाका है, उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, और सतलज के इस पार जो हिस्सा होगा वो सिखों का हिस्सा होगा, उसमें वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। और इस तरीके से इनकी एक हदबंदी कायम हो गई सिखों के और इनके दरमियान। तो ये इस जब ये हदबंदी कायम हो गई, तो इन द मीन टाइम वहाँ जो इसका गुलाब सिंह था और ये ध्यान सिंह था उसका भाई जो था, ये उसको करता रहता थे सारे सिख दरबार के। ध्यान सिंह का वजीर आजम भी था। गुलाब सिंह ने चूंकि जम्मू की जागीर उसको मिल गई थी, जागीरदारी वहां करता था, आसपास के फतवाहत भी करता था, कार खास था रंजीत सिंह का। तो उसने उसने जब ये देखा कि हमारा ये माहिदा हो इनका ये माहिदा हो चुका है, और अंग्रेज भी काफी उनको आना जाना था सिखों के साथ दरबार में, और इसने भी अपने तलकात अंग्रेजों के साथ बढ़ानी शुरू कर दी। अब इसका बड़ा शातिर आदमी था, होशियार आदमी था, बड़ा जीर किस्म के डिप्लोमेट और सियासतदान था। इसने अपने तलकात अंग्रेजों के साथ बनाए और अंग्रेजों को अपनी कॉन्फिडेंस में ले लिया। आस्ता आस्ता ऐसा कर लिया कि जैसे इसका करता धरता सारा ये है, जो कुछ करेगा यही करेगा और यही बात इसकी हद नहीं होगी। तो उन्होंने आपस में कोई गठमेंट करके कोई साजिशी प्लान आपस में तैयार कर लिए सारे अरसे के दौरान। तो इसमें जब ये देखा कि ये सारा सिस्टम तो हमारा आप काफी मटीरियलाइज हो चुका है, 1839 में ये रंजीत सिंह फौत हो गया, जो मतलब बादशाह था या हुक्मरान था पंजाब का, तो फौत हो गया लाहौर के, जिसका कहा जाता है लाहौर दरबार का बादशाह। उसके जो वर्सा थे उसकी बेवा रह गई, उसके जो भाई थे या उसके बाकी तलक वाले थे, उनका तख्त के पर लड़ाई शुरू हो गई कि वो हर एक आदमी अपनी जानिशीनी करता था। तो उनका घमसान का आपस में खानदानी झगड़े शुरू हो गए, और इस खानदानी झगड़े के दौरान ये खानदानी झगड़े के दौरान ऐसा हुआ कि यहाँ उनके खाना जंगी शुरू हो गई, आपस में चपकलें शुरू हो गई। तो ये चूंकि करता धरता थे गुलाब सिंह भी और उसका भाई ध्यान सिंह भी, सारे पंजाब की हुकूमत के, तो इन्होंने जितना भी खजाना था इसका महाराजा रंजीत सिंह का, उसको लूट के जम्मू पहुंचा दिया, क्योंकि जम्मू सेफ प्लेस थी और भी सारी गुलाब सिंह के उसके कंट्रोल में, जो उसके जागीरदार, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, जागीर उसको दे दी गई थी। वो खजाना जो रंजीत सिंह का था सारा लूट के वहां चले गए। उस अरसे के दौरान कहीं गुलाब सिंह को सजा भी हुई, उसको जेल भी काटनी पड़ी, लेकिन बाद में फिर रिस्टोर हुआ, फिर वहां का हुक्मरान बन गया वो। ही वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सिक्स आल्सो। अब इसका कोई उसकी औलाद कोई नहीं थी। एक इसकी तारीखदान कहते हैं कि बहुत सारी इसकी बेवा रह गई हैं। एक उनकी अपना एक एक बेबी जो थी, जो इसके साथ ज्यादा चंद चंदा चंदा कौर उसका नाम था, उसके साथ उसका ज्यादा ताल्लुक वास्ता था। वो काफी उसकी चहेती बीवी थी, जो रह गई थी, बेवा बन गई थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम दलीप अपना दलीप सिंह उसका नाम था। वो 7 साल की उम्र का था। तो इसने महल जो महल उसको जो महल की साजिशों में जो कुछ हुआ करता है, महलाती साजिश को, तो लोगों को अतबार में लेके उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये तख्त का मालिक ये होगा, और मैं ऑन हिज बिहाफ इसको एडमिनिस्टर करूंगी। और उसने कौंसल ऑफ वज़रा बना दी, जो उनके रिश्तेदार थे या उस मुसाहिदीन भी शामिल थे, वो कौंसल बना दिए। तो दलीप सिंह एक नाबालिग बच्चा था उनका, उसको तख्त सौंप दिया। लेकिन तख्त की हुक्मरानी सिर्फ वो चंदा कौर किया करती थी, और बाकी लोग इसके साथ शामिल थे। अब क्योंकि औरत थी, और उसको गुलाब सिंह ने अपने झांसे में फंसा लिया था कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं मिल सकता हुक्मरान, या तुम्हारा खैर ख्वाह, या तुम्हारा दयानतदारी से काम करने वाला नहीं मिल सकता था। और उसको इस बात का एहसास भी था कि इस गुलाब सिंह ने हमारी बड़ी खिदमत की है, हमारे रंजीत सिंह के ज़माने में भी हमारा करता रहता था। इसने ये जम्मू से अलग, जम्मू समेत सारे इलाके इसने फतह करके हमारे डिस्पोजल में रख दिया, बल्कि लद्दाख स्कर्दू तक भी काफ़ी सारे इलाके इसने कब्जा कर लिया था, और कश्मीर का भी उसने ले लिया था। तो उसको इस पर भरपूर एतमाद हो गया। लेकिन इस एतमाद का उसको ठेस पहुंचाई गुलाब सिंह ने। इसने चूंकि अंग्रेजों की इनकी आपस में कोई आना जाना तो था ही, सब इनका मायदा भी हुआ था चूंकि 1809 में, और इनके तलकात भी बने थे। तो ये अंग्रेजों के साथ साजिश में था कि भाई अगर आप इन पे हमला करें, इस पे सिखों पे हमला करें, तो आज इनका वो आपस में चपकलिश है या रूज पे पहुंच गई है, इन पे आपस में खानाजंगी हो रही है, आपके सारे कब्जे में आ जाएगा, सारा पंजाब आपके कब्जे में आ जाएगा। एक तरफ अंग्रेजों की यह बात कही, लेकिन अपने लिए गारंटी ले ली कि मुझे क्या मिलेगा। और अपनी गारंटी के तौर पे उसने कुछ शराइत रखी, जिनमें एक ये थी कि ये जो कश्मीर वाला इलाका है, ये आप जब लेंगे, ये जो अब हमने गुलाब सिंह के लिए, उसके रंजीत सिंह के लिए फतह किया और हमारी निगरानी में चल रहा है, ये आपने मुझे देना है।
तो ये उसके साथ पहले तय पा गया था अंग्रेजों के साथ इसका, गुलाब सिंह का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। इधर से जंदा कौर को उसने बड़ा वो किया, मुश्किल किया कि भाई वो बिल्कुल तैयार है, फौजी उनके पार बैठी हुई है, तो वो क्रॉस करके आपकी तरफ आने और चाहे पंजाब पे कब्जा करेंगे, आपके लाहौर सिख दरबार पे कब्जा करेंगे। और उसको एतमाद भी इसके ऊपर था, और उसके झांसे में आ गई। तो उसने कहा करना क्या कहने लगे, करना ये चाहिए कि हमें अपनी फौजें पार भेज देनी चाहिए। उन्होंने अपनी कश्तियां लगाई, फौजों को पार भेज दिया, पार सिखों को सारे। तो वहां जब उनको पता लगा कि भाई सिख हमलावर होने वाले हैं, क्योंकि साजिश तो थी चलती, साजिश के हवाले से तो पता ही था उसको, लम्हा उनको अंग्रेजों को। तो सिखों की और इनकी वहां जंग शुरू होगी। सोबरा एक जगह है सतलुज पार से जाके, वहां जाके इनकी गमसान की रंग हुई, जहां हजारों सिख मारे गए और वो सारे दरिया पर उतार दिए गए। वो मार के तो फिर उसने आया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, अंग्रेजों से उस पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने फिर ये कहा, और इनके जंदा कौर ने भी कहा कि हमारी तरफ से सालिश ये होगा, गुलाब सिंह ये फैसला करेंगे, आप इसमें बैठ के फैसला करेंगे, हमारा क्या करना है। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा जी चूंकि हमने, आपने हम पर जंग थोपी है और हमारा नुकसान आपने कराया हुआ है, इस नुकसान का आपको तावान देना पड़ेगा। इतनी जंग हमने लड़ी है, इतने लोग हमारे मारे गए, इतना हमारा इकसादी नुकसान हुआ, तो आप हमारे तावान जंग दे दें। तावान जंग के तौर पे उसने 1.5 लाख पाउंड की रकम कर रखी कि 1.5 लाख पाउंड देगा। तो 1.5 लाख पाउंड उस जमाने में, आज के जमाने के मुकाबले में अरबों खरबों रुपए के बराबर होता। उन्होंने कहा भाई मेरे बस की तो बात ही नहीं है, और उसके खजाने में था भी कुछ नहीं, सारा पहले गुलाब सिंह ने लूट के ले लिया था, जम्मू में रख लिया था जाके। तो बड़ी परेशानी होगी इनको बिठा करने जाके। तो यहाँ आके वो फांस गए, उसका क्या इलाज किया जाए। तो यहाँ फिर इनकी नेगोशिएशन शुरू, काफी गुफ्त शनीफ के बाद, काफी ले दे के बाद फिर तय ये पाया कि पैसे तो हम दे नहीं सकते हैं। तो ऐसा फिर अंग्रेजों ने ये कहा कि ऐसा करें कि ये जो इलाके आपके हैं, ये दरियाए सतलुज और ब्यास के दरमियान का जो इलाका है, जिसमें अपना जलंधर दोआबगांव उसको क्या करते हैं, जो दो दरियाओं के दरमियान, दोआबगांव इसको कश्मीरियों कहते हैं, दोबगांव कहते होते हैं, कि दो घाटों के दरमियान जो आपका इलाका है, तो वो आप हमें दे देंगे, सतलुज के और ब्यास के दरमियान का इलाका दोआबगा दोआबा। दूसरा आप मुझे आप हमें ब्यास और सिंध के दरमियान का इलाका दे देंगे। तो ये इस बात पे इस बात तय होगी, और इस पे इनका एग्रीमेंट हो गया। वो एग्रीमेंट का 9 मार्च 1846 को हुआ, और ये लाहौर के मकाम पे हुआ। और इसलिए इसको 9 मार्च का लाहौर का एग्रीमेंट कहते हैं, जो सिखों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान हुआ। तो जिसमें यह तय किया गया कि सतलज और ब्यास के दरमियान का इलाका, और ब्यास और सिंध के दरमियान, दरिया सिंध के दरमियान का इलाका उनको दे दिया जाएगा। उसमें जो साजिश, जो सामने साजिश आ गई कि गुलाब सिंह कहाँ का साजिश में कहाँ फंसा हुआ था। तो वहाँ गुलाब सिंह ने उसमें उनमें शर्त रखी कि जो एग्रीमेंट आप इनके साथ करेंगे, इस एग्रीमेंट में ये लिखाएंगे कि इसके बाद अगर कोई इलाका इसमें से हम गुलाब सिंह को दे देंगे, तो पंजाब के सिखों को इस पर एतराज नहीं होगा। हालांकि इसके साथ कोई रेलेवेंस ही नहीं थी। एक तो पंजाब के सिखों को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनको गवर्न कर रहा था, उनका रिप्रेजेंटेटिव था, फिर सालिस भी मुकर्रर हुआ था। तो वो तो उसका उसमें दरमियान में आने की बात ही कोई नहीं था। लेकिन क्योंकि बात पहले से चल रही थी, इनकी साजिश की बात चल रही थी, तो उसने ये शर्त उसमें रखवा ली कि इस ये इलाके जब हमें मिलेंगे, अंग्रेजों से लिखवा ली, तो हम इसमें से अगर कुछ इलाका गुलाब सिंह को दे दें, उसके बुरसाव को दे दें, आपको कोई एतराज नहीं होगा। तो बड़े हैरान हो गए, बड़ा एहतजाज किया सारी बात पे जन्ना कौर ने, और बाकी जो उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, कहने लगी ये कौन सी बात करेंगे, बात यह है कि आपने हमें दिया है, मैं बात जिसको मर्जी दूं, आपने तबानी जंग के तौर पर तो मुझे दिया है ना ये, तो मैं बाद में जिसको मर्जी दूं। तो ये 9 मार्च वाले में कश्मीर वाला इलाका भी इसमें आ गया था। इसमें दरियाए सिंध के दरमियान और दरियाए रावी के दरमियान सारा इलाका था। अच्छा, सारे इलाके में आप जेन में, मेरे दोस्त जेन में रखेंगे, इस सारे इलाके में सिंध से लेके ये सारा कश्मीर तक जो इतना इलाका दरमियान में आता था, इसमें हजारा जिला सारा आ जाता था, ये कोहूटा का इलाका सारा इसमें आ जाता था, ये भी इसमें था। अब ये कोहटा और हजारा जो था, ये मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया से सारे मुसलमान इसमें ज्यादा रहा करते थे। ये सिखों के लिए उसके लिए डोगरे के लिए प्रॉब्लम का बायस बन गया। उसने फिर उनको कहा जी हम तबादला करेंगे। इन्होंने फिर उसमें ये इलाके उनको देंगे मुख्तलिफ जगहों से, जो उसके जम्मू के साथ जो एडजेसेंट जो एरिया से, उसके साथ तबादला करके वो ले लिए। ये छोड़ दिए अंग्रेजों को, भाई तुम रखो, हम इसको नहीं रखें, तो ये हमें ये इलाके दे दो। तो ये फिर ये जो सिंध तक जो एग्रीमेंट था, जिसमें जो राजा गुलाब सिंह को दिया गया था, तो वो तरमीम हो गया। तरमीम होकर वो अगले साल ही गालबन हो गया था, मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है।
तो ये उनको वापस दे दिया। तो फिर ये दरमियान वाला इलाका जो था, जिसको जो आज आज़ाद कश्मीर भी आप इसको, जो आज़ाद कश्मीर का एरिया जो है, या जो इस वक्त वादी कश्मीर है, इसका इलाका जो पहाड़ वाला जितना एरिया था, सारे का सारा गुलाब सिंह को उनको मायदा किया कि अगर आप ये मायदा, उसमें इसमें ये इलाके आते थे, अगर मैं इनको दे दूं तो इनके जहन में जो अंडरस्टैंडिंग थी गुलाब सिंह की और अंग्रेजों की, यही अंडरस्टैंडिंग थी, आप ये इलाके मुझे दे देंगे। तो ये फिर 9 मार्च 1846 में वायदा हुआ, और ये इलाके अंग्रेजों को ट्रांसफर हुए, और इस तरीके से ये इलाका उसका कश्मीर भी उसमें आ गया। तो ये जो इस माहदे के बाद ये 9 जो लाहौर में जो माहदा हुआ सिखों का और इसके अंग्रेजों के दरमियान, उसके तसलसल में फिर दूसरा माहदा हुआ। ये दूसरा माहदा 16 मार्च को हुआ 1846 में, मतलब उसके 10 दिन के 6-7 दिन के बाद हो गया। 10 मार्च से 16 मार्च के 6 दिन का फर्क गया। उसके तहत ये एग्रीमेंट उन्होंने किया, जिसको माहिदा अमृतसर कहते हैं, जिसको आमतौर पर है जी माहिदा अमृतसर के तहत कश्मीर को बेचा गया। तो माहिदा अमृतसर के तहत सिखों के दरमियान और इसके गुलाब सिंह के दरमियान ये माहिदा हुआ कि आप हमें 75 लाख रुपया देंगे, नानकशाही उसको कहते हैं, रुपया नानकशाही देंगे, तो हम आपको ये इलाका मुंतकिल कर देंगे। क्योंकि इसने खजाना लूटा हुआ था, इसके पास पैसे की कमी कोई नहीं थी, तो इसने उसी खजाने में से उसको उनको दे दिया 75 लाख। तो ये बैनामा करवा लिया इन्होंने इस सारे इलाके का, जो दरियाए सिंध के मशरक की तरफ और दरियाए रावी के मगरब के तरफ का दरमियानी इलाका जो था, ये सिंध और इसके दरमियान जो दरिया लाविया था, मैंने अभी पहले जो आपसे कहा कि इसमें ये हजारे का सारा इलाका आ जाता है, कोटे का इलाका आ जाता है, सारे बाद में मुंतकिल होते रहे, उनके आपस में तबादले होते रहे बाद में जाके। तो फिर कंटेन करके सिर्फ इतना ही रह गया, जिसको इस पासे से आप समझते यहाँ से जाते हैं बरारकोट या बालाकोट से इस पास रह जाता है, फिर वहां से पतन के दर से रह जाता है। तो ये इलाके फिर मतलब जब इनके तबादले होते रहे डोगरों के और अंग्रेजों के आपस में, अपने उसके अपनी लाइनों को सीधा करने के लिए, तो ये इलाके गट के फिर ये हिस्सा रह गया। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट 3 हिस्सा आ गया वो सूबा कश्मीर का था। सूबा कश्मीर का ये इलाका आया, तो ये जो मुजफ्फराबाद का डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं, ये मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो था, ये उस वक्त खराज दिया करता था उसको सिखों को। और ये उस वक्त इन 2 खानदानों के पास था। इनको किसी से जागीर मिली थी या नहीं मिली थी, कुछ दस्तावेजात इन लोगों के पास आज भी मौजूद हैं कि इनको किसी अपने वक्त के जो बड़े रूलर थे पंजाब के या आसपास के जो लोग थे, उनकी तरफ से जागीरें मिलती रही हैं। ये दरियाए झेलम जो बताया है, दरियाए झेलम के एक तरफ जो था वो खखे रहते थे और दूसरी तरफ बम्बे रहते थे। इन्होंने ये 903 या 907 में ये उसने पहले ये उसको खराज देते थे उसको रंजीत सिंह को। अब रंजीत सिंह की तरफ से जब इन्होंने उस पे कश्मीर पे जब कब्जा हो गया और उस पे उसने महाराजा गुलाब सिंह सिखों की तरफ से वहाँ आया था, उसने किया था, इन्होंने फिर उसको खराज देना शुरू कर दिया, इसको कश्मीर में जम करवा दिया। मुजफ्फराबाद का जो डिस्ट्रिक्ट था ये अनगवर्न था, मतलब लोकली गवर्न था खखाज या बम्बाज। तो ये इन्होंने उनके साथ वो वायदा करके, तो ये जो खराज पंजाब वालों को देते थे उनको दे दिया, तो मुजफ्फराबाद इस तरह वादी कश्मीर के हिस्सा बन गया। तो ये इसकी ये सूरत बन गई। तो इस तरह ये जो एक कंपैक्ट मुल्क इसका बन गया महाराजा गुलाब सिंह का। ये जो जम्मू का इलाका था, जो इसको पहले जागीर के तौर पे मिल गया था 1822 या 1823 में दे दिया था महाराजा गुलाब सिंह ने, उसको जागीर के तौर पे दे दिया था। तो इसके आसपास ये बदरा है, किश्तवाड़ है, डोडा है, ये इलाके जितने भी हैं, बसोदी है, यहाँ तक इसने खुद फतवात करके उनको ले लिया। उसके बाद फिर लद्दाख वाले पास चला गया, जंगे होती थी, आते जाते रहे, कभी ये बेदखल हो जाता रहा, कभी वो कब्जा कर लेते थे वापस आके। आखिर में इनके एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत इनके कुछ इलाका इनके पास रहा और कुछ इलाके को इन्होंने न्यूट्रल छोड़ दिया कि ये इलाका नो मैंस लैंड होगी, गुजरगाह होगी हमारी आपस में, जिसको अक्साई चैन आजकल हम कहते हैं। ये इनका एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत अक्साई चैन का इलाका इन्होंने छोड़ दिया था कि इसमें से ट्रेडर्स आते जाते रहेंगे, ट्रेडर्स का रूट हो गई है। इट डिडंट बिलोंग टू एनीबॉडी दैट वे, लेकिन ये बात है कि गया महाराजे से था उनके पास। और इस तरह लद्दाख के और गिलगित के कुछ इलाके भी आ गए थे। तो ये सारा ऐसा चूंकि आके एक स्टेट बन गई थी उसकी, तो इन्होंने ये जो अपना इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो वादी कश्मीरी बन गई सारी आके। तो
इसमें इसने जब इसको फतह कर लिया, जब इसने फरोख्त कर लिया इसको, तो उसमें फिर महाराजा गुलाब सिंह ने जब अपनी फौजें वहां जाके उतारी, उसको बड़ी मजामत हुई। मार्च 1846 में, 16 मार्च 1846 में दस्तावेज बैनामा हुआ, जो कश्मीर इनको ट्रांसफर हुआ, ये जो इलाके माहिदा अमृतसर के तहत। लेकिन कश्मीर वादी में लोगों ने जंग लड़ी, वो जंग लड़ते रहे इसके खिलाफ, नवंबर तक उसको कब्जा नहीं मिल सका। इनकी वहाँ बैनामा होने के बाद, मार्च में बैनामा हुआ था, लेकिन वहाँ शेख हमामदीन सिखों की तरफ से वहाँ गवर्नर था कश्मीर का, उसने बड़ी सख्त किस्म की इनको मजामत की, वहाँ जंग हुई, इनके जाके सख्त जंग हुई। सिखों की, सॉरी, गुलाब सिंह की तरफ से लखपत सिंह जो था वो इसके जनरल था, और वो मारा गया। उसके बाद फिर अंग्रेजों को उसने रिक्वेस्ट की, क्योंकि माहिदा अमृतसर के तहत ये बात तय थी कि अगर इसके ऊपर कोई हमला करेगा तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे, अंग्रेजों के ऊपर कोई करेगा तो ये उसकी मदद करेंगे। तो उस माहिदे के तहत फिर अंग्रेज उसकी मदद को आए, और लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस एक जनरल था उनका, वो आया, उसने कब्जा दिला के उसको फिर वहां से नगर का कुरान कर किया। और ये नवंबर 1846 में फिर श्रीनगर के अंदर दाखिल हुआ। उसने, जो हिंदू लोग जो है ना, वो शुभ घड़ी निकालते हैं, उसने शुभ घड़ी निकाली कि उसमें 9 नवंबर का दिन उसको आ गया कि 9 नवंबर वाले दिन हमने कश्मीर में दाखिल होना है। फिर 9 नवंबर 1846 को कश्मीर में दाखिल हो गए, और कश्मीर का मालिक बन के बैठ गया। उसके बाद फिर इसने ये जो उस वक्त अलग अलग नाम थे, जम्मू अलग नाम था, कश्मीर अलग नाम था, लद्दाख अलग नाम था, स्कर्दू अलग था, गिलगित एजेंसी या हुंजा या नगरी अलग अलग नामों से थे। लेकिन उसने फिर इन सबको ब्रैकेट करके नाम रख दिया रियासत जम्मू कश्मीर अक्साई तिब्बत अक्साई चिन्हा। ये पूरा नाम उसका रियासत जम्मू कश्मीर का रखा है, जिसमें सारे इलाके से जम्मू कश्मीर तिब्बत अक्साई तिब्बत हाव अक्साई चिन्ह, ये रियासत जम्मू कश्मीर का नाम पढ़ के उस नाम से ये कश्मीर का बादशाह बन के बैठ गया। तो ये इस तरीके से अंग्रेजों से, सिखों से अंग्रेजों के पास बैनामे के तौर पे आया, तावान जंग के तौर पे। इसने साजिश के तहत पहले उनके साथ साजिश थी कि इसने उनसे खरीद के लेके खुद इसके बादशाह बन गया, और सारे इख्तियारात इसको मुंतकिल हो गए। अब महाराजा रणजीत सिंह पासे रह गया, बिल्कुल मक्खन, कहते हैं मक्खन में बाल की तरह से निकल गया। ये कश्मीर सारे इलाके का बादशाह बन गए, तो ये गुलाब सिंह कश्मीर का हुक्मरान बन गया। इस तरीके से ये गुलाब सिंह के तौर पे वहां दाखिल हुआ। लेकिन बाद में इनको डोगरे के नाम से पुकारा जाता है। अब डोगरा कौन था, डोगरे की क्या हैसियत थी, कौन थे, ये हम इंशाल्लाह जो हमारा अगला सेगमेंट होगा इसमें हम बात करेंगे। तो इसके ये इस हद तक था, वो कश्मीर गुलाब सिंह के पास कंसोलिडेट कैसे हुआ, ये उस वक्त तक की कहानी है। तो मैं अब ये पिछले जो एपिसोड से कुछ सवाल उसमें आए थे, इनको मैं जवाब दूंगा उन दोस्तों का, मुख्तसर से होगा। तो फिर अगले एपिसोड में इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे कि डोगरा कौन थे, गुलाब सिंह कौन था, और उसके पास हुकूमत कैसी की उसने, वो कब तक हुकूमत की। तो ये ज़रा पेचीदा सा मामला है, और हमारी तारीख चूंकि उसी से शुरू होती है, पेचीदगियाँ सारी कश्मीर की उसी वजह से पैदा हो गई हैं, और जो चली आ रही हैं आज तक हल होने को नहीं आ रही है। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह बेहतर करे। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँ, जब मैं डोगरा की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, मुसलमान या सिख की बात करता हूँ, मैं उसका मतलब ये नहीं है कि कौम की बात करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि हुक्मरान जो थे, सिख हुक्मरान थे। और हुक्मरानों को मैंने पहले भी हाल में किसी एपिसोड में ये बात की है, हुक्मरानों का दीन जो होता है वो इक़्तिदार होता है। उनका दीन न सिखिज्म होता है, न इस्लाम होता है, न कोई और चीज़ होती है। वो अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो मर्जी है, जिस मजहब का मर्जी है नाम देने की, जिस मजहब के लोग की अक्सरियत होगी, उनके जज्बात को अंगेज करके तो फिर वो उस तरीके से हुकूमत करते हैं। तो ये इट शुड नॉट बी मेंट कि मुझे किसी मजहब वाले के खिलाफ कंटेम्प्ट है, नो। जो उनके नाम से वहां हुकूमत करते हैं वो उनके कारकर्दगी है, वो लोगों का कोई कसूर नहीं होता उसमें। लोग इस्तेमाल होते हैं लोग हर वक्त। मुझे 5 दोस्तों के सवाल मौसूल हुए हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं सवाल आपको पढ़ के बताता हूँ, तो फिर उनका मैं जवाब भी दूंगा अपने तौर पे। एक सरदार आजम खान साहब हैं जो एडवोकेट हैं। उनका सवाल है कि रियासत जम्मू कश्मीर और तिब्बत ये एक नाम था रियासत जम्मू कश्मीर का, जिसमें सब इलाके इसमें शामिल आ जाते थे, लेकिन अब बाकी इकाइयों के बरक्स सिर्फ कश्मीर के नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। इसको किस तरह रियासत जम्मू कश्मीर के सारे हिस्सों को मिला के एक नाम दिया जा सकता है, ये उनका सवाल है। आजम साहब, बात यह है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सूबे हैं, बहुत सारे नामवर इलाके हैं,
बस आपका मद्रास है, आपका कलकत्ता है, आपका केरला है, आपका आंध्र प्रदेश, खैर हैदराबाद से बहुत सारी चीज़ें निकल आई हुई हैं, आपका पंजाब है, लेकिन उसमें सिर्फ इंडिया का नाम है, उसमें किसी बाकी चीज़ों का लाभ नहीं है। जो एक मशहूर चीज़ होती है दुनिया में, उर्फ आम में, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसी के नाम से फिर बाकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर दिया जाता है। तो आप ये कहें कि इसमें गिलगित भी हो, बल्तिस्तान भी हो, जम्मू भी हो, मुजफ्फराबाद भी हो, बाकी इलाके की बात मुमकिन नहीं हो सकती है, कोई एक नाम तो हो सकता है। ये इसी कंफ्यूजन में सबसे पहले जिस वक्त गुलाब सिंह ने इस पे रियासत का नाम रखा, उसने जम्मू कश्मीर, अक्साई चिन्ह, वत्ते वगैरह नाम इसका रखा, लंबा चौड़ा नाम था। लेकिन फिर जमाने के अबूर मरूर के साथ इसको जरा मुख्तसर करते करते जम्मू और कश्मीर, क्योंकि जम्मू में थोड़ा बहुत जाना पहचाना जाता था, लेकिन मुल्क के अंदर ही जाना पहचाना जाता है, हिंदुस्तान के अंदर ही जाना पहचाना जाता था। कश्मीर जो था वो दुनिया भर में पहचाना जाता था, और उसकी 5,000 से ज्यादा, 5,000 कबल मसीह से ज्यादा हिस्ट्री थी, उस ज्यादा मशहूर था सारी दुनिया में। तो उस हवाले से जम्मू को भी ज्यादा शोहरत मिल गई, बाकी इलाकों को भी ज्यादा शोहरत मिल गई। तो ये जम्मू कश्मीर जरा एक्साई चेन वगैरह से काट के ये इसमें जम्मू कश्मीर आया। जम्मू कश्मीर से फिर उनको मुख्तसर नाम जो आज कहा जाता है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तसर नाम आज कश्मीर के नाम से याद किया जाता है। हालांकि कश्मीर जो है ये अलग एक मुल्क था, अलग एक रियासत थी। गो कि उस जमाने में मुल्कों और रियासतों का तस्वर ये नहीं था जो इस जमाने के टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी होती है या सॉवरेनिटी होती है, वो नहीं थी। बस जिस आदमी का जोर चले, जो जिस पे कब्जा पड़े करे, उसका मुल्क बन जाता था। लेकिन कश्मीर में लोग आते थे, कब्जा करते थे, निकल जाते थे। कश्मीर अपने नाम से मौसूम रहता था, मशहूर है। और दुनिया में चूंकि मशहूर नाम था, उर्फ आम में मशहूर नाम था, तो लोग कोशिश करते थे कि मैं अपने इलाके को इस नाम के साथ मंसूब करके अपने इलाकों को मशहूर कर दूं। तो इसलिए मुख्तसर करके इसको कश्मीर का नाम दे दिया गया। तो इनको सारे इलाकों को शामिल करके आप ये कहें कि भाई इनको सारे नाम इसमें आ जाए, मुमकिन नहीं हो सकता है। फिर दो लकीरों पे तो फिर वो बन जाएगा पूरे का, उसका नाम भी किसी को याद नहीं रहेगा। इसलिए जो नाम उन्होंने पहले जम्मू कश्मीर रखा, वो भी अच्छा नाम था। उसके बाद मुख्तसर करके कश्मीर रखा गया, वो भी अपनी जगह अपने सा नाम है। लेकिन अभी जो तहरीक चली, जो कश्मीर में तहरीक चल रही है, आज भी है, जो पहले भी थी, उसमें आपने देखा कि नुमाया सिर्फ कश्मीर ही है, क्योंकि तहरीक सिर्फ कश्मीर ही चल रही थी। बाकी इलाके जो थे वो उनके कोई मुखालफत करते थे, कोई हमायत करते थे, कुछ और करते थे, लेकिन जाने सिर्फ वादी कश्मीर के लोग दिया करते थे, और आज भी वही लोग दिया करते हैं। तो इसलिए कश्मीर के नाम से दुनिया भी मशहूर जाना पहचाना जाता है। तो व्हेन यू से कश्मीर, इट मीन्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल दोज एरियाज जो महाराजा गुलाब सिंह के इक़्तिदार आला में थे। अब वो इक़्तिदार आला उसका किस तारीख तक रहा, वो मैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी तो मेरे सवालों का जवाब देना है। दूसरा सवाल जो है ये अब्दुल वहाब साहब का है कि माहिदा अमृतसर के तहत तो रियासत जम्मू कश्मीर के जितने इलाके भी थे उसमें शामिल थे, तो ये सिर्फ कश्मीर के नाम से इसको मुख्तसर नाम से कहा जाए। तकरीबन उसी सवाल के साथ मिलता जुलता है, मैंने उसका तफसीली जवाब दे दिया है। लेकिन ये मैं फिर इसको जरा मुख्तसर करके ये बताऊं कि जम्मू के जो इलाके थे, जिसमें इस वक्त का जो उस वक्त का पुंछ था, आपके पुंछ के दो हिस्से हो गए हैं कि हमारे पास रावलाकोट का हिस्सा है, या सदुद्दीन का है, या बाग का है, या इस पासे के इलाके हैं ये। और ये सारे उस वक्त जम्मू के साथ ब्रैकेट हो गए। और ये वादी के जो इलाके थे, तो वो वादी के तो बड़े डिफाइंड इलाके थे, वो कदीम अय्याम से चले आ रहे थे, वो डिफाइंड इलाके थे। उनके साथ 1903 में अब मुजफ्फराबाद का इलाका भी शामिल हो गया, ये वादी के हिस्से बन गए थे। और उसकी कहानी लद्दाख की, गिलगित की, बल्तिस्तान की, उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी शनाख्त थी कि लोग अक्सर वहां से आए थे, कहते थे सेंट्रल एशिया से, वो भी अपने नाम तो तौर पर है। तो लेकिन इन सब में से ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है और लद्दाख वाला जो एरिया है, ये सेंट्रल एशिया के लोगों का रूट था, ये रूट का आना था। लेकिन उन्होंने वहां पांव जमा के हुकूमत नहीं की, उसको रूट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। वहां से आते थे, काबुल से निकल के फिर यहाँ से गुजर के थे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, कभी अफगान काबुज हुए, कभी तुर्क काबुज हुए, कभी अपने ईरानी काबुज हुए, ये उस तरह थे। लेकिन मशहूर इन सारे इलाकों में से जो था, लोगों को जाना पहचाना सिर्फ कश्मीर ही था, इसलिए इसको सिर्फ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ये है। लेकिन फिर भी बात दोहराऊंगा कि कश्मीर का मतलब ये है कि महाराजा गुलाब सिंह के इक़्तिदार के अंदर जो रियासत जम्मू कश्मीर के इलाके आए थे, उसको कश्मीर कहा जाता है। एक मीर अब्दुल लतीफ साहब हैं, ये भी एडवोकेट हैं। इनका एक सवाल है कि 9 मार्च 1886 के 1847 के माहिदा लाहौर जदीद रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। 9 मार्च 1846
माहिदा लाहौर जदीद रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। माहिदा अमृतसर के तहत सिर्फ हज़ारा और कश्मीर तक था। इसकी वजाहत करें। मैंने पहले बात कर रही है इसके ऊपर कि 9 मार्च 1847 को जो सिखों के और अंग्रेजों के दरमियान जो माहिदा हुआ था, जिसके तहत तावान जंग के तौर पे सतलुज और ब्यास का इलाका और ब्यास और इसका सिंध के दरमियान का इलाका जो अंग्रेजों को दिया था, ये वो था। लेकिन उसमें जो एक पर्टिकुलर चीज थी वो ये थी कि इन इलाकों में से अगर वो कोई गुलाब सिंह को मुंतकिल करे तो सिखों को एतराज नहीं होगा। वो आप कह सकते हैं कि उनके जहन में ये बात जरूर थी कि हमने ये इलाके से गुलाब सिंह को देने हैं। वो चूंकि साजिश थी, उस साजिश की तरह उनके जहन में ये बात यकीन थी, तो वो उसमें पर्टिकुलर जो एरिया था वो कश्मीर का एरिया था, वादी कश्मीर का एरिया था और हजारे का एरिया था। हजारे का एरिया तो बाद में उन्होंने तकसीम करके मनावर वाला एरिया ये आगे चला जाता है। ये अपना ये मेरे से नाम होता है कि पंजाब में एक बड़ा मशहूर मकाम आता है, याद है कि महबूब तालमी का वो इलाका उनको महाराजे को दे दिया। उसके बदले उन्होंने सॉरी उनके महाराजे ने अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों से ये इलाका उनने वापस कर दिया, हजारे का इलाका वापस कर दिया। और ये ऐसा जो था कश्मीर वाला इनके पास जो था, क्योंकि ऑलरेडी ये महाराजा गुलाब सिंह रंजीत सिंह के हवाले से महाराजा गुलाब सिंह के पास था, लेकिन वो भी एडमिनिस्टर कर रहा था उसको उसको कोई डिजिग्नेशन उसकी नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन उसको कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन तो महाराजा रंजीत सिंह की चलती थी। तो लेकिन ये फतह चूंकि इसने करवाया, वो इसकी महाराजे की रंजीत सिंह की फौजों की मदद से इसने फतह करके उसको दिया था, तो ऑलरेडी उसके पास था। अब इसका 9 मार्च के मायदे में इम्प्लाइड थी ये बात लाहौर के मायदे में कि भाई हम इसको कोई इलाका देंगे, तो उनके जेहन में जो बात थी कि इलाका यही इसको देना था। तो ये उसकी बुनियाद आप कह सकते हैं, अगर ये बुनियाद है तो वो बुनियाद है। लेकिन ये साजिशी एक नुक्ता है, तो इसको लिखा पढ़ा कहीं भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम इसको देंगे तो आपको एतराज नहीं होगा। एक सवाल अकरम सुहेल साहब का है, वो हमारे आज़ाद कश्मीर के जाने पहचाने एक ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है। उनका सवाल है कि भाई ये 13 अगस्त का जो करारदाद थी, तो वो उसको महदूद क्यों किया गया? मतलब एक हद तक कि उसका कुछ हुआ, 13 अगस्त 1948 की थी, तो उस करारदाद को महदूद क्यों किया गया? उस करारदाद को ये सलामती कौंसिल की करारदाद नहीं थी। ये सलामती कौंसिल के ने जो अदारा मुकर्रर किया था, UNCIP, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ये उसकी करारदाद थी। सलामती कौंसिल के सच नहीं थी। ये सलामती कौंसिल के जो अदारा मुकर्रर था, मतलब आप उसको कमीशन कह सकते हैं, जो उन्होंने कमीशन किया था उसकी करारदाद थी। उन्होंने 2-3 मराहल उसमें तय किए थे। एक तो सीज फायर होगी, उसके अलावा अपना एक ट्रूथ एग्रीमेंट था वो होगा, मतलब एक डिटेल उनने प्रोवाइड की थी सारी चीज़ों। और फौजें निकालनी थी, पाकिस्तान ने निकालनी थी अपनी सारी फौजें। हिंदुस्तान ने जब सेटिस्फाई हो गया कि पाकिस्तान ने फौजें निकालनी, उसमें अपनी बल्क का फौजें निकालनी थी। तो इसमें इनका इख्तलाफ हो गया, इनमें इतफाक नहीं हो सका, इनमें इंडिया पाकिस्तान में इतफाक नहीं हो सका, इसलिए इसकी मेनो अन तामील नहीं हो सकी। उसके बाद फिर अगला दूसरा एग्रीमेंट आ गया, वो मैं अपने प्रॉपर टाइम पे कहूँगा। लेकिन इसका इसलिए नहीं हुआ कि कभी कुछ हिस्से पे हिंदुस्तान ने इतफाक ही नहीं किया, कुछ हिस्से पे पाकिस्तान ने इतफाक नहीं किया। लिहाजा 13 अगस्त का जो UNCIP का रेजोल्यूशन था वो नहीं हो सका। उसके बाद में फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने डायरेक्ट इंटरवीन किया। तो जब मैं उसमें रैली पर पहुंचूंगा इंशाल्लाह मैं 1 बाई 1 करारदादों को, जो मटेरियल करारदाद है उनको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें फौजों के रखने या निकालने की हद तक या तादाद की हद तक जो इख्तलाफ था, उस इख्तलाफ की वजह से फौजें नहीं निकल सकी। ये उसका सारा इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। एक और सवाल, जो आखिरी सवाल है इस सिलसिले का, वो महमूद अवान साहब हैं। उन्होंने सवाल भेजा कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में एक रियासत के तौर पर और रियासत की अपनी शनाख्त और आज़ादी के लिए क्या मजीद कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में एक रियासत के तौर है और रियासत की अपनी शनाख्त है, और इसकी आज़ादी के लिए क्या क्या मजीद इक़दाम की ज़रूरत है, इसका स्टेटस क्या है? ये उनका सवाल है। देखें, कश्मीर का फैसला, कश्मीर के तनाज़े का फैसला सलामती कौंसिल ने करना था, और सलामती कौंसिल की करारदादें जितनी भी है उनका लोबे लबाब यह है कि पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। इसका पूरी रियासत का, जम्मू कश्मीर का पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए। और पीसफुल सेटलमेंट का डजंट मीन कि सिर्फ रायशुमारी ही पीसफुल सेटलमेंट है। मैं पहले भी किसी एपिसोड में बात कही है कि उसमें आर्बिट्रेशन भी आता है, नेगोशिएशन भी आता है,
उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आता है, उसमें बेशुमार तरीके आते हैं जो डिप्लोमेटिक जो जराए भी इस्तेमाल की जा सकते वो हैं। तो इसका रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए था या पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था, सारे के सारे को जाना चाहिए था या तकसीम करके जाना चाहिए था, इसका फैसला होना है। इसका फैसला पीसफुल सेटलमेंट होना है। पीसफुल सेटलमेंट की एक इंस्टेंट जो सलामती कौंसिल ने विजुअलाइज की थी वो प्लेबिसाइड थी, तो वो प्लेबिसाइड के जरिए हो सकता था, लेकिन दिस इज नॉट कंक्लूसिव कि सिर्फ प्लेबिसाइड ही हो। अब 1947 में उनके हालात में, उस हालात में जो फैसले हुए थे, जरूरी नहीं कि 2024 में वही उन्हीं हालात के मुताबिक फैसला, अगर वही हालात होंगे तो फैसले वैसे ही होंगे। अब हालात डिफरेंट है। अब जरूरी नहीं कि आप प्लेबिसाइड के जरिए करें, आप जिस तरीके से कश्मीरी लोगों की राय का इजहार होता हो उस तरीके से होगी। अब क्योंकि कश्मीर के लोगों की राय जो है, ये भी आप देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में एक राय बनी हुई है। कुछ लोग इसकी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात कोई नहीं करता है पूरे आज़ाद कश्मीर में। गिलगित बल्तिस्तान में 99% लोग जो है पाकिस्तान की बात करते हैं। लद्दाख वाले इंडिया में रहने की बात करते हैं, जम्मू वाले इंडिया में रहने की बात करते हैं। वादी कश्मीर डिवाइडेड है, वो इंडिया के हक में भी वहाँ लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के हक में भी लोग हैं, खुद मुख्तारी के हक में भी लोग हैं। अब इनमें से क्या चीज़ को चूज की जा सकती है, कौन सा मोडस ऑपरेंडी हो सकता है तो जो इसका मसला हल होगा। तो ये आप ये कहें कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, मेरे नज़दीक वहमा है, ये कभी कोई मुल्क नहीं था। ये चंद इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके एक मुल्क बना दिया गया था। वो भी मुल्क बनने की एक सूरत वो भी होती है, कोई शक की बात नहीं है कि ज़बरदस्ती कब्जा करके, लेकिन उनमें हम आंगी पैदा हो तो तब बनती है। अगर हम आंगी ही ना हो तो वो मुल्क नहीं रह सकता है। जिस तरह हिंदुस्तान के सूबे हैं, इस वक्त 33 लाख मरबा मील हिंदुस्तान है, उसके सूबों में मतलब है काफ़ी हद तक 80% से ज़्यादा हद तक हम आंगी पैदा हो गया, लिहाजा को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जम्मू में, लद्दाख में, कश्मीर में, इन इलाकों में कभी भी हम आगे में नहीं रही है। सीट ऑफ द गवर्नमेंट वाज जम्मू, और बाकी इलाकों के अपने मफतू इलाके समझ के उन पर हुकूमत करते थे, लिहाजा इनकी हमंगी कभी नहीं थी। आप ये कहें कि ये एक मुल्क था, तो मुल्क नहीं था। ये एक बहुत सारी जगहों पे कब्जा करके एक आदमी उसका हुक्मरान बन गया था, अंग्रेजों की मदद से या किसी और मदद से। तो ये अब इस रियासत का फैसला होना है, क्योंकि अपने हर रीजन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और हर रीजन की आइडेंटिटी के लोग अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, अपने ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से फैसला करेंगे। और वो फैसला सलामती कौंसिल करें या हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल के करें, या हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के नुमाइंदा लोग मिलकर बैठ के करें। मुशर्रफ का फार्मूला एक बड़ा अच्छा फार्मूला दरमियान में आया था, वो कि डेट वाज नॉट कंक्लूसिव, डेट कुड नॉट बी फाइनल, वो भी सब्जेक्ट टू फर्दर नेगोशिएशन था 15 साल के बाद, लेकिन वो एक अच्छा वाया मीडिया निकला था। तो रीजनल एस्पिरेशंस उनको उन्होंने उसमें रखी थी, तो वो भी अच्छी चीज़ थी। अगर वो आगे बढ़ जाती तो बहुत अच्छी बात है। अब भी मेरा यकीन है कि इस मसले में ज़रूर हल होना है, कब होना है, किस तरीके से होना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इसके नेगोशिएशन के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता। और ये आप कहेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर जो डोगरे के कब्जे में थी, ये उस तरीके से हाथ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डोगरे के कब्जे में थी, जबरी कब्जे में थी, बंदूक के साय में कब्जे में थी, उसके साथ हम आंगी नहीं थी। एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया था डोगरे की हुकूमत को, सिवाय जम्मू की। ये उसकी सूरत है।